हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। इसमें 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और सब कुछ ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले फ्लेम फोटोमेट्री होती क्या है। फ्लेम फोटोमेट्री को फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं क्योंकि ये एमिशन पे बेस्ड है, और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, होती क्या ये फ्लेम फोटोमेट्री, आइए जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू। इट इज़ एन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज़ बेसिकली यूज इन डिटेक्शन ऑफ मेटल्स। कौन सी मेटल्स की डिटेक्शन के लिए? एल्कली मेटल्स, जो कि ग्रुप सेकेंड ए से बिलोंग करती हैं, लाइक सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, और ग्रुप फर्स्ट ए एल्केलाइन अर्थ मेटल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम। तो बेसिकली हम इसको मेटल्स की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसमें जो फ्लेम आती है, एज द नेम इंडिकेट फ्लेम फोटोमेट्री, तो जो फ्लेम आती है, फ्लेम की इंटेंसिटी से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हमारी जो मेटल है वो प्रेजेंट है। और फ्लेम के कलर से हम फाइंड आउट करते हैं कि जो क्वालिटी है, मीन्स कौन सी जो हमारी मेटल है वो प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन अ मेटल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ फ्लेम। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, कैसे होता है इसमें सारा फंक्शन। तो ये हमारा सैंपल रखा हुआ है। सैंपल को जैसे ही हम फ्लेम देंगे, यानी कि थर्मल एनर्जी देंगे, जो हमारा सैंपल है उसके एटम्स जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करेंगे जैसे ही वो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट जो है वो हाईली स्टेबल स्टेट होती है और एक्साइटेड स्टेट जो है वो अनस्टेबल स्टेट होती है। अब अनस्टेबल स्टेट में एटम जो रहेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, वापस बैक आने की कोशिश करेंगे स्टेबल फॉर्म में। तो वो क्या करेंगे, जैसे ही वो स्टेबल फॉर्म में आएंगे तो वो क्या करेंगे, एमिट करेंगे रेडिएशंस को। इसी को हम मेजर करते हैं। इसमें जो कलर जनरेट होगा उससे हम क्वालिटी फाइंड आउट करते हैं, और जो इंटेंसिटी जनरेट होगी उससे हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। अब जो फ्लेम है, हर जो मेटल है उसका अलग अलग कलर होगा। ठीक है, फ्लेम में लाइक जो सोडियम है वो हमें येलो कलर का फ्लेम देगी, पोटाशियम वायलेट कलर का। तो इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी कौन सी मेटल जो है वो प्रेजेंट है। बेरियम लाइम ग्रीन कलर देगी, कैल्शियम जो वो ऑरेंज कलर देता है, लिथियम जो है वो रेड कलर देता है, और इनकी सबकी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होती है। अब ये जो सैंपल हमने पीछे पढ़ा है, यहाँ पे जो हमने सैंपल पढ़ा है, ये हमें ऐसे ही नहीं मिला होता। ठीक है, ये कैसे हम इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं। जैसे लिक्विड हमारा जो ये सैंपल होता है, इसमें मेटल सॉल्ट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे ही हम इसको फ्लेम में देंगे तो ये सॉल्वेंट जो है, इसके अंदर सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा और सॉलिड भी हमारा प्रेजेंट है। तो सॉल्वेंट जो वो वेपोराइज हो जाएगा, हमें सॉलिड स्टेट मिल जाएगी। जैसे ही सॉलिड स्टेट मिलेगी उसको हम अगेन वेपोराइज करेंगे तो हमें गैशियस फॉर्म मिल जाएगी, और गैशियस फॉर्म को हम जो है उसको कन्वर्ट कर लेंगे न्यूट्रल एटम्स में, डिसोशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम फ्लेम देंगे इस न्यूट्रल एटम को, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करेंगे जैसे ही थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, हमारा एक मिरर लगा हुआ है, ये हमारा बर्नर है, इसको हम यहाँ से फ्यूल दे रहे हैं, ये एयर है, ये हमारा सैंपल रखा हुआ है लिक्विड, ये एटोमाइजर है। ठीक है, बर्नर है, यहाँ पे हमारा लेंस लगा हुआ है, 2 स्लिट्स लगी हुई हैं, फिल्टर, ये हमारा मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है, देन डिटेक्टर है, देन रिकॉर्डिंग सिस्टम है। तो इसके पार्ट्स में हमारे कौन कौन से आते हैं? डिलीवरी सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम में हमारे 3 आते हैं, एटोमाइजर्स, नेबुलाइजर्स, बर्नर्स। देन आता है हमारा सैंपल, मिरर, मोनोक्रोमेटर, स्लिट्स या फिल्टर्स, डिटेक्टर्स और रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसकी वर्किंग समझते हैं कैसे होता है। जैसे ही हम लिक्विड सैंपल देते हैं, लिक्विड सैंपल में हमारा क्या है, मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे हम उसको फ्लेम देंगे सैंपल को तो वो सॉल्वेंट वेपोराइज हो जाएगा और सॉलिड रेजिड्यू रह जाएगा। सॉलिड रेजिड्यू को अगेन वेपोराइज करेंगे तो हमारा गैसियस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, जो सैंपल है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करने के बाद में एटोमाइजर की हेल्प से हम उसको स्प्रे कर देंगे इनटू अ फ्लेम। ये देखो यहाँ पे स्प्रे कर दिया हमने इनटू अ फ्लेम। ठीक है, एटोमाइजर की हेल्प से जैसे ही हमने स्प्रे किया, वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे वो, और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, जो कि अनस्टेबल स्टेट है, उसमें मूव कर जाएंगे। अनस्टेबल स्टेट हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट जो वो अनस्टेबल स्टेट है, तो वो वापस से स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे और क्या करेंगे, एमिट करेंगे रेडिएशंस को। ठीक है, इसी एमिटिंग रेडिएशंस को हमने मेजर करना है, और इसको मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, इस रेडिएशन से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मींस जो कलर है वो हमें बताएगा कौन सी मेटल हमारी प्रेजेंट है, और इंटेंसिटी हमें बताएगी कितने अमाउंट में जो हमारी मेटल है वो प्रेजेंट है।
मैथमेटिकली इसी रिलेशनशिप को हम बोहर्स इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बोहर्स इक्वेशन हमें क्या बताती है, एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब्ड हुई है प्रोसेस में, दैट इज डेल्टा ई। डेल्टा ई के लिए अब ये क्या है, E1 माइनस E0 इज इक्वल टू HV। V अब हमें ऑलरेडी पता है C अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। तो E1 माइनस E0 इज इक्वल टू H, ये V की हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड V इज द फ्रीक्वेंसी। अब हमने कहा कि जो हमारे एटम्स हैं वो मूव करेंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, सारे तो नहीं मूव कर सकते एक साथ, ठीक है, धीरे धीरे मूव करेंगे। तो एक दूसरी इक्वेशन है बोल्ट्जमैन इक्वेशन, ये क्या रिलेशनशिप डिस्क्राइब करती है बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। जो एटम्स पड़े हुए हैं हमारे ग्राउंड स्टेट में और कुछ जो मूव कर चुके हैं एक्साइटेड स्टेट में, उन दोनों में रिलेशनशिप जताती है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, N1 अपॉन N0 इज इक्वल टू GI अपॉन G0 E माइनस डेल्टा E अपॉन KT। Here N1 is the number of atoms in excited state, N0 is the number of atoms in ground state, G1 upon G0 is the ratio of statistical waves for excited and ground states, delta E is the energy of excitation, K is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature of flame। ये दोनों इक्वेशंस जो हमने पढ़ी है अभी, बोहर्स इक्वेशन एंड नेक्स्ट हमारी जो है ये बोल्ट्जमैन इक्वेशन, ये दोनों ही क्या है 2 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो इसको दिमाग में बिठाने के लिए थोड़ा सा याद कर लो। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम क्या करते हैं, सैंपल डिलीवरी सिस्टम लेते हैं। इसमें हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, एटोमाइजर, बर्नर एंड नेबुलाइजर। एटोमाइजर क्या करता है, जनरेट करता है वेपर्स ऑफ एनालाइट, मीन्स जो हमारा सैंपल है सॉल्यूशन की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, उसको वेपर्स की फॉर्म में वो लेके आएगा। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, इट कन्वर्ट द एनालाइट इनटू फ्री एटम्स, फ्री एटम्स में वो कन्वर्ट करेगा न्यूट्रल एटम्स में। कौन कौन से एटोमाइजर्स हम यूज कर सकते हैं, फ्लेम एटोमाइजर्स, नॉन फ्लेम एटोमाइजर्स एंड इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर्स। ये देखिए डायग्राम में ये जो है ये हमारा ये एटोमाइजर है, ठीक है। ये इसका मेन काम क्या होगा, यहाँ पे इसको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लेके आना। नेक्स्ट आता है हमारा नेबुलाइजर। नेबुलाइजर भी हम यूज कर सकते हैं। नेबुलाइजर में हम क्या करते हैं, इस लिक्विड को स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कराए। जैसे कि हमारा जो है हम डीओ लगाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हम उसको स्प्रे करते हैं वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आता है, तो सेम वैसा ही फंक्शन होगा नेबुलाइजर का। कौन कौन से नेबुलाइजर हम यूज कर सकते हैं, जैसे न्यूमेटिक नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। जो न्यूमेटिक है वो मोस्टली यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा बर्नर। बर्नर का भी सेम यही काम होगा, सैंपल को जो है हमारा फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो लेके आएगा। इसमें हम फ्यूल और ऑक्सीडेंट वगैरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैकर बर्नर। तो फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट, हम फ्यूल कौन से फ्यूल हम यूज करते हैं, 3 फ्यूल है हमारे, प्रोपेन, हाइड्रोजन, एसिटाइलिन। ऑक्सीडेंट्स जो है वो हमारे हम 2 ही यूज करते हैं, एयर या ऑक्सीजन। कई बार प्रोपेन जो एयर के साथ भी यूज कर सकते हैं या ऑक्सीजन के साथ भी। तो इनमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है बर्नर का, ठीक है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है फ्लेम का। प्री हीटिंग जोन बता रहा है, ये इंटरकूल जोन बता रहा है, सेकेंडरी रिएक्शन जोन बता रहा है, प्राइमरी रिएक्शन जोन बता रहा है, प्री मिक्स्ड गैसेज एंड फाइन ड्रॉपलेट्स। ये कभी वैसे आता नहीं है पर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सैंपल। अब हमारा सैंपल आ गया लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में हमारा उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, मेटल सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मिरर। मिरर ये लगा हुआ है, ये मिरर लगा हुआ है, आपने देखा, ठीक है। मिरर किस लिए होगा, जैसे ये फ्लेम के साथ सैंपल जो है रेडिएशंस एमिट करेगा तो ये रेडिएशंस कुछ इधर भी जाएंगी कुछ इधर जाएंगी। तो यहाँ पे मिरर इसलिए लगाया है कि इससे रिफ्लेक्ट होकर रेडिएशंस वापस जो है हमारी लेंस की तरफ मूव कर जाएं। मिरर रेडिएशन एमिटेड बाय द फ्लेम इज रिलीज्ड इन ऑल डायरेक्शंस, सो मिरर इज प्लेस्ड बिहाइंड द बर्नर फॉर रिफ्लेक्टिंग द रेडिएशन बैक टू द एंट्रेंस स्लिट ऑफ द मोनोक्रोमेटर, ताकि मोनोक्रोमेटर की तरफ जाएं। नेक्स्ट हमारा मोनोक्रोमेटर क्या करता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है, डिजायर्ड वेवलेंथ की लाइट में। कौन से, ये इशेल मोनोक्रोमेटर हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्लिट्स एंड फिल्टर्स। फिल्टर्स में क्या है, इसमें स्लिट्स क्या करती हैं, मोनोक्रोमेटर्स बेसिकली जो लाइट हमारी पीछे से आ रही है, ठीक है, उसको डिजायर्ड सिंगल बीम की जो लाइट है वो आगे पास करेगी हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, कन्वर्ट करेगा रेडिएशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिसको हम रीड आउट करेंगे थ्रू रिकॉर्डिंग डिवाइस। कौन से डिटेक्टर हम यूज कर सकते हैं, ये हमने पीछे यूवी में भी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में।
वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब वहाँ पे डिटेल में है हमारा, जिसको हम पीएमटी भी बोलते हैं, फोटो ट्यूब डिटेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है फ्लेम फोटोमेट्री की, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये मेटल्स की डिटेक्शन में हम यूज़ करते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल्स में, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लिथियम, बेरियम वगैरह, ठीक है। वाटर के एनालिसिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ग्लास के एनालिसिस में, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स और मेटल वगैरह की स्टडी करनी हो तो हम मीन्स मेटलर्जी में भी हम इसको यूज़ करते हैं, एंड क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या बोलता है, ये टॉपिक वैसे आता नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है एक मेटल के साथ दूसरी मेटल भी प्रेजेंट है और वो फर्स्ट वाली मेटल की जो रेडिएशन इंटेंसिटी है उसमें इंटरफेयर कर रही है, मीन्स उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर रही है, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ये 3 तरह की होती है स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। स्पेक्ट्रल में हमारी 3 तरह की है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है हमारा, मीन्स एक जो एमिटिंग रेडिएशंस है 2 एलिमेंट की वो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हो, मीन्स ओवरलैपिंग हो जाए दोनों एलिमेंट्स की, ठीक है। तो पहली मेटल की भी ये ग्राफ हमें मिल रहा है एमिटिंग रेडिएशंस, दूसरे का भी उसके ऊपर ही आ जाए तो हमें एक क्लियर ग्राफ नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाए इसमें। सेकेंड टाइप में क्या है कि दोनों की जो वेवलेंथ है वो पास में हो, मीन्स जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो इतनी क्लोज आए दोनों एलिमेंट्स की, उसमें भी हमें क्लियर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो उसको सेकंड टाइप बोलेंगे। ओवरलैपिंग नहीं हो रही है इसमें लेकिन पास में आ रहा है ग्राफ। थर्ड टाइप में क्या हो रहा है, अगर हाई अमाउंट में हमारा सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस हो जाती है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज के कारण हो जाती है या फिर स्पेक्ट्रल लाइंस के कारण, तो हमारा जो ग्राफ है वो क्लियर नहीं आता, ऐसा आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थर्ड टाइप। उसके बाद में आती है हमारी सेकंड आयनाइजेशन इंटरफेरेंस। आयनाइजेशन में क्या होता है, कई बार हाई टेम्परेचर फ्लेम के कारण ना हमारा सैंपल जो है मेटल जो है हमारी आयनाइज्ड हो जाती है, तो उस चीज़ को हम जिसके कारण अगर ये आयनाइज्ड हो जाएगी तो हमारी जो इंटेंसिटी है एमिशन की वो डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए हम पोटाशियम अगर हाई अमाउंट में ले लें तो इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पोटाशियम आयोनाइज हो जाएगा, हमारी मेटल जो वो आयोनाइज नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारा कैटायन एनायन इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, जैसे कि एनायन की प्रेजेंस हो के कारण कुछ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अफेक्ट हो जाए, जैसे ऑक्सिलेट, फॉस्फेट वगैरह प्रेजेंट है, उसके कारण जो है हमारा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्लियर ना आए, तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग कैल्शियम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स जैसे EDTA। नेक्स्ट है हमारा कैटायन कैटायन इंटरफेरेंस। कैटायन कैटायन इंटरफेरेंस में क्या है कि अगर हमारी 2 मेटल्स की वेवलेंथ जो है वो बहुत क्लोजर हो, एमिटिंग रेडिएशंस जो हैं, ठीक है, 589 है जैसे सोडियम की, 622 है जैसे कैल्शियम की, तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम मोनोक्रोमेटर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्साइड फॉर्मेशन इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, जो हमारी मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलके स्टेबल ऑक्साइड बना लेते हैं, और जैसे ही वो स्टेबल ऑक्साइड बनाएंगे तो हमारी जो एमिशन है, इंटेंसिटी ऑफ एमिशन जो है मेटल्स की वो डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम हाई टेम्परेचर फ्लेम प्रोवाइड करें तो हम इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। इसमें देखो मेटल एटम जो ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है स्टेबल ऑक्साइड बना लेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।